क्या हाल है दोस्तों। मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष आ गया है करंट अफेयर 14 दिसंबर का। करंट अफेयर आज जो है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सुर्खियां देख लेते हैं। यहां पर शक्ति एक्ट के बारे में हम लोग सुनेंगे, पढ़ेंगे। महाराष्ट्र का है भारती फेस्टिवल, नाम सुनते रहिए, भारती फेस्टिवल। आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता जो है, सिंधु सभ्यता, उसमें कुछ नया करंट अफेयर आया है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। मलेरिया का एक नया टाइप पकड़ा गया है, देखा गया है। अब क्या कोविड के बाद कोई नई चीज आ गई है क्या, और ये हम लोग जानेंगे आगे। और साथ ही साथ वॉलंटरी, अब वॉलंटरी, जैसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा था कि कितना टैक्स किसके पास ब्लैक मनी है बता दो, उसी तरीके से अब वॉलंटरी डिक्लेरेशन स्कीम आई है कि किसके पास एग्जॉटिक एनिमल्स हैं ये बता दो, ठीक। और उसके इसके अगला कौन सा है कि इंडिया में एक्सट्रीम इवेंट्स, क्लाइमेटिक इवेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। इसके ऊपर एक रिपोर्ट आई है सीईई डब्ल्यू की, तो इसके बारे में जानेंगे। और साथ ही साथ एक कॉन्सेप्ट आया है नया, माइक्रो क्लाइमेट जोन्स के बारे में। तो इसके लिए हम लोग अब आगे चल देते हैं, ठीक। और आगे बढ़ने से पहले आप लोग के लिए जेंटल रिमाइंडर है कि अगर आप लोग हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं यूपीएससी का, अभी 15 दिसंबर से 2021 के लिए पेड ग्रुप चालू होने वाला। ईपीएफओ का 22 दिसंबर से चालू होने जा रहा है हमारा पेड ग्रुप। आप लोग इसमें सिलेक्शन ले, इसमें एडमिशन ले सकते हैं, अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। 8564880530, 9696066089 पे कॉल करके आप लोग एडमिशन अपना ले लीजिए, ठीक है। और चलिए पहला जीएस, अच्छा, मॉडस ऑपरेंडी, ये तो बहुत जरूरी है। अभी भी कई लोग मैं देख रहा हूं कि संडे को कोई वीडियो देख नहीं रहा है, देख रहे हैं तो कमेंट कम कर रहे हैं, क्या बात है। अच्छा, आप लोग जब वीडियो देख रहे हैं रोज सुबह 6 बजे ये आप लोग के पास आएगा, ठीक। और आप लोग करना क्या है, बैठना है। क्या क्या चाहिए लेके, एक रजिस्टर, ठीक, एक रजिस्टर लेना जिसमें कि आप सारे पॉइंट जो मैं बताता हूं उसको लिखते चलिए, ठीक। पेड ग्रुप वालों को पीडीएफ मिल ही जाएगी। उसके अलावा भी मैं कई सारे पॉइंट्स, क्वेश्चन पूछता हूं, उसको वहां लिखिए। कमेंट जरूर करिए, नहीं कमेंट करते हैं लाइक करिए अगर आपको अच्छा लगता है तो, ठीक। साथ ही साथ मैप बुक आप लोग को रखनी है जिसमें कि आप लोगों को जो है मैपिंग करनी है लोकेशन की। सारे कुछ सिलेबस मेंस का तो पढ़ डाला होगा ना, यूपीएससी सिविल सर्विसेज का जो है सिलेबस आप लोग ने वर्ड टू वर्ड पढ़ डाला सारा कुछ कि नहीं, पढ़ना जरूरी है। साथ ही साथ कोई भी टॉपिक आता है महाराष्ट्र का है, आप लोग को इंटरलिंकिंग करना सीखना है। आप लोग कैसे करोगे, महाराष्ट्र का कोई एक सेक्सुअल ऑफेंस पे एक गवर्नमेंट का जो है एक एक्ट आया है, अधिनियम आया है, लॉ आया है, तो आप लोग को देखना है कि इसका ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, अदर स्टेट्स क्या कर रहे हैं, ठीक। आपका सेंट्रल क्या लेके आई है स्कीम, ठीक है, ये सब देखना। इकोनॉमी, ठीक, एनवायरमेंट, सब कुछ, ठीक। व्हाट, वाई, वेयर, ये सारा कुछ करना। और पढ़ते समय जो भी आपके क्वेश्चन, जो भी आप पढ़ते हो उस पे क्वेश्चन खुद से आप बनाओ कि क्या क्या पूछ सकता है, किस तरीके से। और ये कैसे आप जानोगे, जो मेरे गाइडेंस से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो चल लेते हैं। पहला वाला एक बिल लेके आया है, मतलब एक मसौदा तैयार किया है महाराष्ट्र सरकार ने, किससे रिलेटेड, सेक्सुअल ऑफेंसेस से रिलेटेड, व्यूमन के खिलाफ, चिल्ड्रन के खिलाफ भी। चिल्ड्रन, मैन गर्ल दोनों ही हैं। और ये वॉयलेंस जो होता है व्यूमन के ऊपर, इनके ऊपर बनाया गया है। ड्राफ्ट है, अभी एक्ट आया नहीं है, इंट्रोड्यूस करेंगे। जो एग्जिस्टिंग लॉज है उसमें जो है अमेंडमेंट किया जाएगा, ठीक। इसका नाम शक्ति एक्ट है। तो जो पीसीएस वाले एग्जामिनेशन है उसमें पूछ सकता है, शक्ति एक्ट बताओ किस इंडियन स्टेट का है, तो वो महाराष्ट्र का है, सिंपल बात, ठीक। डेथ पेनल्टी और 10 लाख रुपए तक का फाइन भी हो सकता है रेप और इन सब की वजह से। स्पीडी टाइम बाउंड मैनर में जो है इन्वेस्टिगेशन होगा और स्पीडी डिसीजन लिया जाएगा, क्योंकि एज इट इज सेड दैट जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ठीक। टाइम बाउंड मैनर पे करो, और टाइम बाउंड मैनर पे करते हो ना तो जो अक्यूज्ड है उसको भी डर लगता है, मतलब कोई भी हो उसको डिटरेंट फैक्टर रहता है उसके लिए कि भाई अब वो चीज नहीं है कि 10 साल चल रहा है, आपने कोई गंदा काम कर दिया, कुकर्म कर दिया और बचे हुए हैं, ठीक है। तो टाइम बाउंड मैनर में होना चाहिए, जस्टिस जो है टाइमली मिलना चाहिए सभी को। व्हाट इज द रीजन, नहीं तो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हो जाती है, ठीक है। एक मतलब ये इंपॉर्टेंट चीज है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हो सकता है इस बार के मेंस जो यूपीएससी का 2020 का आ गया शेड्यूल 8 जनवरी से, इसमें पूछ सकता है एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग से। अगर आप लोग देखिएगा जरूर, अब ये GS1 में या GS3 में पूछ सकता है, ठीक। अच्छा, यहाँ पे रीजन क्या है, क्यों लाए इंट्रोड्यूस की, बहुत ज्यादा वायलेंस बढ़ रहा है, सेक्सुअल वायलेंस भी बढ़ रहा है ज्यादातर व्यूमन और चिल्ड्रन के खिलाफ। और
और इसको मतलब इफेक्टिवली इस जघन्य जो अपराध हो रहे हैं, सेक्सुअल ऑफेंसेस हो रहे हैं, उनको प्रभावी तौर पर रोकना चाहते हैं। तो इसलिए क्या है, नेसेसरी है कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, प्रोसिक्यूशन होना चाहिए इनका, और टाइम बाउंड मैनर में होना चाहिए, ताकि प्रिवेंट कर सकें, मतलब परपिट्रेटर डरें ये ऐसा कुछ काम करने से पहले। इसमें प्रोविजंस जो हैं क्या प्रस्तावित किए गए हैं कि जैसे कि आईपीसी है आपका, सीआरपीसी है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक, पॉक्सो है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट है, ठीक, इन सब में चेंजेस लाएगा ये मसौदा, जो है चेंजेस लाने की बात कर रहा है। और इसमें ये कहा गया है कि अंडर दिस चेंजेस आर प्रपोज इन एग्जिस्टिंग सेक्शन, जो भी सेक्शन किससे संबंधित है, रेप से, सेक्सुअल हरेसमेंट से, एसिड अटैक से, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज से, इन सब में चेंजेस करने की बात कही गई है। ठीक, अब स्टेट इसको चेंज कर ले रहा है इन लॉज में, तो क्या ये लॉज किस में आ रहे होंगे, शेड्यूल 7 में? आप लोग बताइए, सोचिए, शेड्यूल 7 में किस में आ रहे होंगे, स्टेट लिस्ट में, यूनियन लिस्ट में, या कंकरेंट लिस्ट में? ठीक, तो अब बिल क्या प्रपोज कर रहा है, डेथ पेनल्टी दी जाएगी जो गैंग रेप, रेप और इन सब के लिए। पर्सन इन अथॉरिटी, मतलब कि जो विक्टिम होगा उसको, मतलब जिस पे भरोसा है और वही कुछ इस तरीके की हरकत कर दे, तो वो पर्सन ऑफ अथॉरिटी कहा जाएगा। ठीक, जिसमें मतलब जैसे फादर हो गए, ब्रदर हो गए, चाचा हो गए, ये सब लोग जो है मतलब बहुत ही क्या करें अब, मतलब जघन्य टाइप का ही वाकई में है। सीरियस इंजरी एसिड अटैक से हो रही, इन सब के लिए डेथ पेनल्टी दी जा सकती है, मौत के घाट मौत की सजा हो सकती है। और यहाँ पे डेथ पेनल्टी प्रपोज करेगी हीनियस क्राइम कंक्लूसिव एविडेंस अगर दिया गया है और बताया जाता है, और सर्कमस्टांसेस ऐसी बनाई जाएंगी कि एग्जाम्पलरी पिनिशन होना चाहिए, मतलब कि एग्जाम्पल सेट कर सको, ऐसा पनिशमेंट दिया जाए। ठीक है, और 7 या 10 लाख रुपए तक का फाइन हो सकता है। एसिड अटैक के जो विक्टिम होंगे, पीड़ितों को प्लास्टिक सर्जरी और पुनर्निर्माण सहित, ठीक, रिकवरी के लिए 10 लाख रुपए तक का ट्रीटमेंट भी देना पड़ेगा, जो जिसने भी ये काम किया होगा। और कुछ सोशल मीडिया, ये बहुत बड़ा बम है, GS3 पेपर में सोशल मीडिया का डायरेक्टली दे रखा है, मेंशन भी है हमारे सिलेबस में। सोशल मीडिया के ऊपर भी प्रोविजन है कि आप सोशल मीडिया पे किसी तरीके से वीमेन को अब्यूज नहीं कर सकते हो, और मतलब ट्रोलिंग होती है, बुलिंग होती है, सेक्शन 354 को इसमें लाया जाएगा। और इसमें यह है कि आप इंसल्ट कर रहे हो उनकी विनम्रता को, अपमानजनक या फिर ऐसा कुछ शब्द उनको सब भेज रहे हो, तो आपको 2 साल की सजा या फिर 1 लाख रुपए तक का हर्जाना भरना पड़ सकता है, जुर्माना। ठीक, और इसमें यही है कि इन्वेस्टिगेशन जो होगी सेक्सुअल वायलेंस की किसके खिलाफ, ह्यूमन और चिल्ड्रन खिलाफ में, वो भी की जा सकती है। ठीक, अगर आपका किसी तरीके से, मतलब मान लीजिए इंटरनेट पे आपने कुछ कहा है, टेलीफोन पे कुछ बोला है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कुछ कहा है, वहीं सब है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और फेसबुक, यूट्यूब। ठीक, तो थोड़ा सा संभल के रहिए, और आप लोग को मतलब ये करना ही क्यों है, ये चीज़ है। और अगर पर्सन जो है गिल्टी फाउंड होता है तो 1 महीने की जेल या फिर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना उसको देना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे जब यूपीएससी के मेंस में भी एग्जाम में पूछा जाए तो आप लोग को दोनों पहलू देना चाहिए। लॉ बनाया जा रहा था, लेकिन लॉ का मिसयूज भी ना हो, ये बहुत अच्छी बात है कि इस लॉ को क्या बोलेंगे हम लोग, जेंडर न्यूट्रल बोलेंगे। जेंडर का मतलब सिर्फ ह्यूमन से रिलेटेड नहीं होता है, कोई भी लॉ है वो जेंडर न्यूट्रल है। मतलब यहाँ पे कई बार क्या होता है कि व्यूमन इसका दुरुपयोग करती है ऐसे लॉज का, और ऐसी व्यूमेंस को मतलब ये समझना चाहिए कि उनकी एक गलती की वजह से सारी व्यूमेंस को भी झेलना पड़ता है। सबको सब समझते हैं कि यार ये तो झूठी बोल रही है। ठीक, तो अगर फॉल्स इंफॉर्मेशन कोई देता है तो उसके खिलाफ जो है केस चलाया जाएगा, और उनको इम्प्रिजमेंट, फाइन और जेल भी हो सकती है। सिंपल सी बात है। अगला जो हमारा टॉपिक है आपका, वो है इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय भारतीय महोत्सव से मोदी जी ने जो है यहाँ पे एड्रेस किया, मतलब जाके बात बोली, अपने कुछ बोल वचन दिए वहां पे। कहां पर, सुब्रमण्यम भारती जी के जन्मदिन, कौन से 138वें जन्मदिन पर। ये तमिल लिटरेचर के, तमिल लिटरेचर के बहुत बड़े महाकवि हैं, उनको महाकवि की उपाधि दी गई है। और वनविल कल्चरल सेंटर द्वारा जो है तमिलनाडु ने प्रख्यात लेखक, कवि, पत्रकार, महाकवि सुब्रमण्यम भारती के फेस्टिवल का आयोजन किया था। ठीक, तमिल से रिलेटेड है, इतना ध्यान रख लीजिएगा। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स इसमें ये है कि 2020 का जो अवार्ड, भारतीय अवार्ड, वो सेनी विश्वनाथन को दिया गया है। और इन्होंने क्या, जो कंपाइलिंग
वो इज क्रेडिटेड, इनका क्या मतलब, इनको क्यों अवार्ड दिया गया कि भारती जी, जो सुब्रमण्यम भारती जिनका बर्थडे जिसपे फेस्टिवल होता है, उनके जो भी कार्य थे, उत्कृष्ट कार्य थे, उनका जो है कलानुक्रमिक क्रम में इन्होंने संकलन बनाया है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उनको कर दिया। मतलब मान लीजिए इन्होंने पहले क्या लिखा बाद में क्या लिखा है, ऐसे। ठीक, तो ये चीजें हैं। भारतीय अवार्ड जो है हर साल दिया जाता है, 94 से चालू हो रहा। कमेंडेबल वर्क अगर किसी ने किया है सोशल समाज में, ठीक है, समाज के प्रासंगिकता को देखते हुए। अच्छा, सुब्रमण्यम भारती कौन है? ये 1882 में इनकी पैदाइश हुई थी और अत्तियापुरम विलेज जो है मद्रास प्रेसिडेंसी, आज का तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट में था। महाकवि इनको भरतियार भी बोला जाता है। ये काफी ज्यादा जो है एक्टिव थे। अब यहाँ पे आप लोग को देखना होगा कि ये शायद डेट गलत है, एक सेकंड जरा चेक करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो इनकी डेट ऑफ बर्थ है बिल्कुल सही है, और मतलब काफी जल्दी ही इनकी मृत्यु भी हो गई थी। और इन्होंने नेशनलिस्ट पीरियड मतलब इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में काफी अच्छा योगदान दिया अपने मतलब पेन से। जो बोलते हैं ना, एक एक कोट होता है, पेन इज माइटियर देन सोर्ड। ठीक, अगर आपके कलम में ताकत है तो ये तलवार से ज्यादा आपकी जो है ये खतरनाक हो सकती है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्या है कि नेशनलिस्ट पीरियड में फादर ऑफ द मॉडर्न तमिल स्टाइल में इनको बोला जाता है, जनक है मॉडर्न तमिल स्टाइल के। और नेशनलिस्ट पीरियड 1885 से 1920 के बीच में काफी इनका वो रहा है इंपॉर्टेंट रोल। और तमिल लिटरेचर नए एरा में इनका इंपॉर्टेंट रोल रहा है। और तमिल, अच्छा यहाँ पे ये देख लेते हैं कि क्या इन्होंने चालू किया है। तमिल वीकली न्यूज़पेपर इन्होंने चालू किया इंडिया नाम से 1906 में। ठीक, और रेवोल्यूशनरी अराइवल इन्होंने किया इसके जरिए इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में, आंदोलन में। ठीक है, और इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है एनुअल सेशन भी अटेंड किया था और वहां पे नेशनल इश्यूज पे बात भी करी। किसके साथ में मिलके? जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर के साथ में। एक होते थे मॉडरेट्स नरमपंथी और एक होते थे गरमपंथी, अंत मतलब इनको क्या अतिवादी भी बोल सकते हैं। ठीक, तो अब इसमें यहाँ पे देखो, वहां उस समय के एक्सट्रीमिस्ट लीडर के बीपीएल कौन थे, ऐसे याद रखो। बीपीएल क्या है? बाल, वल्लभ बाल गंगाधर तिलक। पाल यानी कि बिपिन चंद्र पाल। लाल यानी कि लाला लाजपत राय। ठीक, बीपीएल उस समय के कौन थे एक्सट्रीमिस्ट लीडर? बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और आपका लाला लाजपत राय। सुब्रमण्यम अय्यर ये भी एक्सट्रीमिस्ट लीडर में थे। और उसके बाद 1908 में इन्होंने स्वदेश गीतांजलि नाम से एक अपना रिवोल्यूशनरी वर्क भी डाला। अब ये पूछ ले वहां पे तो आप लोग यूपीएससी तो आप लोग जो है आसानी से कर लेंगे। नया रूस करके भी इन्होंने एक अपनी एक पोयम लिखी थी। आपका जो क्रांति थी, रशियन क्रांति 1917 वाली, ठीक, लेनिन जिसमें हीरो बन के उतर आए थे, तो वो उसके बारे में इन्होंने लिखा था। और उसपे ये भी दिखाया था कि इनका राजनीतिक दर्शन भी है, पॉलिटिकल फिलॉसफी भी है। ठीक, इनके फेमस कंपोजिशन जो है कन्नम पट्टू, ये कृष्ण जी के बारे में, पंचाली सबटम पंचाली वॉइस, कोयल पट्टू कोयले का गीत। ठीक, पुडिया रूस यानी कि ये तमिल वर्जन है, जो यहाँ पे वर्जन बात हो रही थी नया रूस, ये हिंदी ट्रांसलेशन था। ये तमिल वाला है पुडिया रूस रसिया। ठीक, और ये इनकी दिवंगत हो गए थे 1921 में सितंबर 11। अब देखो सितंबर 11 आपके दिमाग में आया तो आप लोग को तुरंत ये चीज आनी चाहिए कि 9/11। ठीक, 9/11 बोला जाता ना, वो 2000 में क्या हुआ था, 2000 या 2001 में क्या हुआ था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिराया गया था ना लादेन ने यूएस में। ठीक है, तो ऐसे इंटरलिंकिंग आप लोग कर सकते हैं। डाइट, अच्छा, इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या खाते थे, इससे रिलेटेड जो है एक अभी रिसर्च आई है और उसमें रिसर्च करी है यहाँ पे इन्होंने। अक्षयता सुब्रमण्यम, अक्षयता सूर्य नारायण नाम है इनका। ठीक, इन्होंने बताया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे, अब वहां पे कई सारी पॉटरीज जो हैं, ठीक, जो मिट्टी के बर्तन है, अर्दन जो वो होती हैं, जिसमें खाना रखते थे, खाना पकाते भी थे, उस पे रिसर्च करके उसके मतलब कलेक्ट करके सैंपल को इन लोग ने बताया कि मीट के बड़े शौकीन थे आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले लोग। और चाहे वो सिटी हो चाहे रूरल एरिया हो, दोनों में ही, विलेजेस हो चाहे सिटी हो, दोनों में ही। और इसमें मीट में भी उनको जो है बीफ, ठीक, कल एक बीफ पे न्यूज मैंने आप लोग को दिया था। बीफ के ऊपर एक नया लॉ लाया गया है, कहाँ किस स्टेट से लाया गया है बताइए आप लोग कमेंट करके। बीफ और गोट का मीट बहुत ज्यादा पसंद करते थे, क्योंकि इनकी हड्डियां ज्यादा मात्रा में, ज्यादा परसेंटेज में मिली हैं। ठीक,
और इसमें क्रॉप की भी बात करी गई है, कई सारी चीजें हैं, कई सारे तथ्य हैं। मतलब आपको अभी मैं क्वेश्चन कैसे पूछता है यूपीएससी ये भी बताऊंगा। ठीक, अब इसमें देखिए टेस्ट यही है कि विलेज सिटी दोनों सेम था। बीफ आपका जो है गाय भैंस बकरी सूअर का मांस ये सब ये लोग खाते थे और मीट ज्यादा खाना पसंद करते थे, ये कह रहा है। चाहे विलेजेस हों, मतलब उस समय किस समय की बात है ज्यादातर कि विलेजेस उस समय ज्यादा थे सिटीज से। ठीक, पब्लिक रिसर्च में पाया गया है जर्नल ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइंस यानी कि पुरातत्व विज्ञान में। रिसर्च ये कहती है कि अर्थनवेयर वही मिट, अच्छा पॉटरी के बेसिस पे एंशियंट हिस्ट्री में हम लोग कुछ चीजें पढ़ते हैं, तो क्या कोई पेड ग्रुप में या फिर कोई कमेंट करके बता सकता है कि जैसे रेड पॉटरी ब्लैक पॉटरी ऐसे करके है ना, तो उससे कौन से क्रोनोलॉजिकल क्रमिक रूप में क्या कोई मेंशन करके बता सकता है क्या कि किस पॉटरी कौन से उसमें सभ्यता में चलती थी। ठीक, तो यहाँ पे मिट्टी के बर्तन जो थे उसके एविडेंस देखा गया कि कैसे क्या डाइट वो लोग करते थे। और यही स्टडी ऑफ द क्रॉप भी कौन सी क्रॉप उगाई जाती थी उसके बारे में है। आपका यहाँ पे काऊ और बफेलो जो है 50 से 60% तक उनके बोन्स मिले हैं, साथ ही साथ गोड्स के 10% हैं। और मीफ बता रहा हूँ, बीफ और मटन जो है इनका सबसे ज्यादा फेवरेट मीट था। अक्षयता सूर्य नारायण जो है इन्होंने अपनी पीएचडी कर रही हैं, उसी में इन्होंने यहाँ पे आके ये रिसर्च करी है। और इसमें यह भी कहा गया है कि हु डज द रिसर्च सेड दैट इट इज येट टू बी रिवील्ड हाउ मच देयर कल्चर एंड डाइटरी पैटर्न हैज चेंज कंटिन्यूअसली ड्यूरिंग क्लाइमेट चेंज। अब देखिए क्लाइमेट चेंज, अब ये इंडस वैली सिविलाइजेशन यूपीएससी क्या करेगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन को ये सबसे ज्यादा थ्योरी जो चर्चित है, जो मानी जाती है कि भाई क्लाइमेट चेंज की वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन जो इतने साल उतनी पहले अर्बनाइज्ड सिविलाइजेशन थी, सभ्यता थी, वो गायब हो गई, खत्म हो गई। मतलब उसका नामो निशान बहुत सालों तक मतलब चला, खत्म हो गया पूरा, इतना मतलब फ्लरिश सभ्यता थी तब भी। तो अब यूपीएससी क्या करेगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन के क्लाइमेट चेंज ये देखा गया कि क्लाइमेट चेंज से वो खत्म हो गया था, अब इसको इन्वायरमेंट से जोड़ के क्वेश्चन पूछेगा तो हमें इससे क्या सीख लेनी चाहिए। तो GS1 के पेपर में GS3 से जो है कॉन्सेप्ट उठा के ये यहाँ पे GS1 में भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है या फिर GS2 में ही पूछ सकता है, ऐसे ही वो क्वेश्चन वहां पे बनाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये मतलब यहाँ पे ये कहना चाह रही थी कि क्लाइमेट चेंज जैसे जैसे बढ़ता गया वैसे वैसे क्या डाइटरी और कल्चर में क्या चेंज आया ये अभी बताना बाकी है। ठीक, और अटेम्प्ट ये भी किया गया है कि क्ले पॉट्स को भी लेके उसमें भी देखा जाए क्या चीजें आपकी जो है उसमें हो रही हैं। अच्छा, रिसर्च में ये भी शो हुआ है कि काऊ जो है मिल्क निकालने के लिए भी यूज किया जाता था, बुल्स या फिर बैल जो है वो फार्मिंग के लिए यूज करते थे। बैल कोलू एक वो भी आता है, तेल है या कोई धनी वाला बैल कोलू। ठीक, तो वैसे ही जो है यहाँ पे फार्मिंग के लिए यूज करते थे। यहाँ पे सुअर, हिरण और बर्ड्स के भी अवशेष पाए गए हैं। ठीक, अच्छा ये आप लोग बताइए, काऊ से रिलेटेड मुझे एकदम दो चीजें इंटरलिंकिंग वाली आई, दो मेडिसिन के नाम या समझ आ रहे हैं दिमाग में, वो आप लोग से पूछ लेता हूँ। ये बताइए डिक्लोफेनेक क्या होता है, और ये मवेशियों को खिलाया जाता है जिसकी वजह से कौन सा ऐसा बर्ड है, एनिमल है जिसकी जो है काफी ज्यादा मात्रा में डेथ हो गई थी, वो कौन सा है आप लोग बताना। दूसरा ये है कि एक कडल हार्मोन बोला जाता है भैंसों को, गायों को, ये इनको जो है एक लव हार्मोन या फिर कडल हार्मोन जो होता है वो इनको दिया जाता है ताकि ये लोग ज्यादा से ज्यादा दूध दे सकें। ठीक, तो उसका क्या नाम है वो आप लोग बताइएगा। ठीक, और इसके बाद ये है कि हाउ इट इज, कि कैसे पता चला कि मीट ज्यादा खाते थे उस समय पे। जो ये आप देखो मैप बुक निकाल लो, आप लोग सावधान हो जाओ। राखी गढ़ी इस साइट के बारे में क्या विशेषताएं हैं जरूर आप लोग पढ़िए। राखी गढ़ी क्या था, क्यों फेमस है। हरियाणा में कई साइट्स पे जो है रिसर्च करी गई है। पॉटरी मैंने आप लोग पहले क्वेश्चन दे चुका हूँ, लोहारी, राघो, हिसार, मसूदपुर हिसार और आलमगीरपुर जो मेरठ में 10 मई 1857 को क्या हुआ था आप लोग बताइए कमेंट करके। ठीक, और इसके साथ ही साथ जो है सैंपल लिए गए यूटेंसिल के, बर्तनों के, और एग्जामिन किया गया कि मीट उसमें बनता था। अब देखिए वही चीजें ये लोग इतने पहले कर रहे थे, अब फिर से वही चीज वापस आ रही है। आजकल क्या है, लोग जो है मिट्टी के बर्तनों में खाना पका के खा रहे हैं और कह रहे हैं कि ज्यादा सेफ है, ज्यादा बढ़िया, ज्यादा
जो है बिल्कुल ऑर्गेनिक है। ठीक, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बता देते हैं। ये पहला ऐसा एग्जाम्पल था जहां पर हड़प्पन स्क्रिप्ट देखी गई। अच्छा, हड़प्पन की जो स्क्रिप्ट है उसको ब्लास्टोफ्रोडॉन बोला जाता है। क्यों? ये ऐसे लिखते थे, देखिएगा, ऐसे चलेगी, फिर यहां से ऐसे वापस होएगी, फिर ऐसे चलेगी, ऐसे। ठीक है, ऐसे। यहाँ पे ये नहीं है कि ऐसे चले फिर वापस आए फिर ऐसे चले, या फिर ऐसे चले जैसे उर्दू में होता है फिर वापस आए फिर ऐसे, ये नहीं है। ठीक, और ये डिसाइफर नहीं हो पाई है अभी तक। ठीक है, अब आप लोग को इसी के साथ ये क्वेश्चन बताना है कि जेम्स प्रिंसिप ने कौन सी स्क्रिप्ट को डिसाइफर किया था। जेम्स प्रिंसिप ने कौन सी स्क्रिप्ट को डिसाइफर किया था, यूपीएससी क्वेश्चन ये पूछ चुका है। ठीक, ग्रेजुअल डिक्लाइन हो गया, और ये 3000 बीसी में चालू हुआ था, 1800 में ग्रेजुअल डिक्लाइन हुआ, बिफोर कॉमन एरा या फिर बिफोर क्राइस्ट की बात हो रही है। और 1700 में जो है इसमें कई सारे मैनी सिटीज जो है वो फिनिश भी हो गई। अच्छा, ये कहाँ से कहाँ तक है इसको मैप में आप लोग देख लीजिएगा। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न यूपी। ठीक, साउथ में, इंडिया के साउथ में कहां तक इसको देखा जाता है? दाइमाबाद तक देखा जाता है। इतने सारे कॉन्सेप्ट इंटरलिंकिंग करके मैं आप लोग को बता रहा हूं। आप लोग को अगर कमेंट नहीं करना है, मतलब ये आप ही के मतलब उसमें नहीं है, मतलब मैं कहूँगा कमेंट वैसे करोगे तो अच्छा ही है, तो कम से कम लाइक करिए, शेयर तो करिए। ये मेरे लिए तो मोटिवेशन का एक फैक्टर है, और आप लोग जितना ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे उतना अच्छा लगता है। ठीक, मोस्ट सिटी जो है वो क्या है, सेम पैटर्न पे, ग्रिड पैटर्न पे बने हुए थे। इसके बारे में यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है मेंस में। ठीक, ग्रिड पैटर्न पे थे, और सिटाडेल और लोअर टाउन था, जिससे पता चलता है कि वहां पे भी कुछ हैरार्की थी, ऊंच नीच थी, और ग्रेट बात था। मतलब ग्रेट बात को ऐसे मत याद करो, ऐसे याद रहेगा आप लोग को कि वहां पे बहुत बड़ा स्विमिंग पूल उन लोगों ने बनाया था साथ में नहाने के लिए। ठीक, और इसके बाद ये पहला सिविलाइजेशन था जहां पे कॉटन का कल्टीवेशन किया गया, कपास की खेती होती थी, और यहाँ पे कई सारे उन्होंने एनिमल्स बना रखे थे, शीप, गोट, पिग्स। अच्छा, हॉर्स को वैसे तो बोला जाता है कि सर्टो डोर करके एक जगह है। ठीक, इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत हो सकता है, वहां पे हॉर्स के अवशेष पाए गए हैं। लेकिन यूपीएससी ने कुछ साल पहले अभी क्वेश्चन पूछा था, तो उनके, लेकिन उन्होंने अपनी ऑफिशियल की में बोला था कि हॉर्स नहीं पाए गए। नहीं पाएगा तो नहीं पाएगा, यूपीएससी की मनमानी चलती है ऑफिशियल आंसर की में। ठीक, अब यहाँ पे फीमेल डांसर, ब्रॉन्ज डांसर की भी एक प्रतिमा है, जो आप लोग को आपने देखी होगी कि अपने कमर पे हाथ रख के। ठीक, एक जो है मैन का बस्ट की जो है एक स्कल्पचर है। ठीक है ना, इस आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है, इसलिए मैं थोड़ा आपको लोग को बता दे रहा हूँ। यहाँ पे कौन कौन सी मेजर क्रॉप्स यहाँ पे होती हैं? गेहूं, जौ, कपास, रागी, खजूर और मटर तब भी होती थी। इन लोगों को के पास मेटल की भी जानकारी थी, कॉपर, ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज तो सिविलाइजेशन ही बोला जाता है, टिन, लेड, ये सब था। गोल्ड और सिल्वर की भी जानकारी थी इनको, लेकिन इसमें एक मेटल जो है मिसिंग है, वो है आयरन। और ये थ्योरी ये कहती है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, जैसे आप देखोगे तो जैसे आज की तारीख में क्या है कि ये यहाँ पे थे, पाकिस्तान वाला एरिया, इंडिया, ये सब, तो क्या है कि आयरन ना होने की वजह से, और ये एरिया जो था यहाँ फॉरेस्ट बहुत ज्यादा थे, महाराष्ट्र ले लो, चाहे तराई का एरिया, यूपी का एरिया, तो आयरन के ना होने की वजह से ये लोग जंगल ढंग से काट नहीं पाए और इधर नहीं बढ़ पाए। ठीक, जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा, तो आप देख रहे हो 1700 बोल, 1800 बोल रहे हैं, 1700 बोल रहे हैं, 100 साल का फर्क है। भारत को आजाद हुए अभी 70-75 ही साल हुए हैं। ठीक, तो इतने सालों में क्या ये लोग इधर नहीं बढ़ सकते? लेकिन इनको आयरन की खोज ना होने की वजह से, जंगल ना काट पाने की वजह से लोग शिफ्ट नहीं हो पाए, ऐसा एक थ्योरी है। ये मेंस में आप लोग पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक, जितना भी मेरा अनुभव है सब आप लोग के साथ शेयर करूंगा। आप लोग को लगातार 6 बजे सुबह जो है ये वीडियो आ जाता है, देखिए और कमेंट करिए, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब तो आप लोग करना ही चाहिए, ताकि मोटिवेशन बढ़ता रहे। प्लाज्मोडियम ओवेल स्पेशीज, ये आप जीएस पेपर 2 हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर। प्लाज्मोडियम ओवेल स्पेशीज पाई गई मलेरिया। मलेरिया जो है 4-5 टाइप का होता है, फेल्सीपरम और विवैक्स ज्यादातर लोगों ने सुना हुआ है। ये ओवेल वाला जो है आपका ये नया आया है, और ये रेयर है काफी। सोल्जर एक जो वापस लौट के आया था सूडान से, वहां पे किस में था? ये पीस कीपिंग फोर्स में था। मैंने इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा था कि इंडिया के बताइए कहाँ कहाँ पीस कीपिंग फोर्स में कहाँ कहाँ पे चल रहे हैं, तो अफ्रीका में ज्यादा चलते। सूडान से वापस एक केरला में सोल्जर वापस आया था, उसमें प्लाज्मोडियम ओवेल का देखा गया, नया स्पीशीज है मलेरिया की। ठीक, ये रेयर स्पीशीज, जल्दी फैलती उलती नहीं है, बट है। मलेरिया का एक कारण ये भी है। मलेरिया कैसे होता है कि जो मादा मच्छर होती है एनोफिलीज नाम की। ठीक, अच्छा, क्यूलेक्स मच्छर से कौन सी डिजीजेज होती हैं? बताओ, ये यूपीएससी पूछ चुका है।
ठीक। और जब मैं तैयारी करता था तो मैंने पहले ही इसको देखा है कि क्यूलेक्स मच्छर से 2-3 डिजीज हो रही थी, तो इसको मैंने दिमाग में रखा, उसने क्वेश्चन वैसा ही बनाया। उसने बताया कि बताइए ये डिजीज ABC डिजीज में कौन सा कॉमन जो है, उसमें क्यूलेक्स का नाम भी एक ऑप्शन में था कि कौन सा जो है, उसमें पूछा था बताइए जिसकी वजह से होता है, तो क्यूलेक्स उसका आंसर था। ठीक। तो वैसे यहाँ पे जो है 5 टाइप की मलेरिया होते हैं, प्लाज्मोडियम फैल्सीपरम, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, ठीक, मोस्ट कॉमन बताया गया है। कॉमन ये भी काफी इंडिया में तो कॉमन है। प्लाज्मोडियम मलेरिया खुद भी एक नाम है, प्लाज्मोडियम ओवेल जिसकी बात हो रही है, और प्लाज्मोडियम नौलेसी। अब इसको ऐसे आपको याद नहीं होगा, लेकिन गेम ऑफ थ्रोन जिसने देखा उसको खलीसी से याद हो जाएगा। ठीक है ना, मुस्कुराओ मत, मैं समझ रहा हूं। इसके बाद क्या है कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने यह बताया कि 1.5 लाख केसेस मलेरिया के 2019 में पाए गए थे, जिसमें से 70% जो है फैल्सीपरम मलेरिया के हैं। और ज्यादातर ये कहां पे होता है, भारत के पूर्वी हिस्से में देखो आप, ये हो सकता है जहां पे थोड़ी पॉवर्टी वोटी भी ज्यादा है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मेघालय और मध्य प्रदेश, यहाँ पानी की बरसात भी ज्यादा होती है। मेघालय में कौन सा सबसे ज्यादा जो है वेटेस्ट प्लेस है इंडिया में, मौजमरान। ठीक, पहले कौन सा था, चेरापूंजी। ये देखिए, तुरंत ज्योग्राफी से इसको लिंक करके आप लोग को भी मैपिंग और ये सब करना चाहिए। ठीक। प्लाज्मोडियम ओवेल क्या है, रियरली कॉजेज होता है, सीरियस इलनेस कर सकता है ये केरला में। वैसे इसका कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मतलब ज्यादा फैला वाला नहीं है। एक VS चौहान जी हैं, एमिरेटस प्रोफेसर हैं, सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी, न्यू दिल्ली में। जो PCS का एग्जामिनेशन है उसमें कई कई इंस्टीट्यूशन कहाँ पे लोकेटेड है पूछ लेते हैं। सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली में है। वहां पे उन्होंने ये बताया VS चौहान जी ने कि ओवेल जो है ये लगभग सिमिलर है वाइवैक्स जैसे क्या, और इसलिए ज्यादा लीथल नहीं है। सिम्टम इसके वही है, बुखार, हेडेक, नौशिया, ठीक, मतली, और 48 घंटे में होता है। कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट वही है जैसे कि विवैक्स का होता है। केसेस इंडिया में जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च ये बताया कि ये एक ही है, और ज़्यादा कोई लोकल ब्रॉडकास्ट भी नहीं हुआ है। पहले भी देखा गया है गुजरात, कोलकाता, उड़ीसा, दिल्ली में, और कोई लोकल ब्रॉडकास्ट ना होने की वजह से ज़्यादा मतलब कम्युनिकेशन इसका देखा नहीं गया है। ठीक। अपना GS पेपर 3 जो मेंस का सिलेबस के अनुसार जो है, उससे हम अगला जो टॉपिक हमारा क्या है कि एग्जॉटिक पेट्स जिसके पास हैं बता दो, स्वेच्छता से अपने वॉलंटरीली आओ, बताओ, हम आपको नहीं पकड़ रहे हैं, आप लोग के लिए कुछ छूट है, और प्रोसिक्यूशन आप लोग का नहीं किया जाएगा, अभियोजन नहीं होगा। घबराओ मत, आ जाओ, बताओ कौन सा वो छोटा सा सिवेट है, कौन सा हुलॉग गिबन है आपके पास। ठीक है, जो क्यूट क्यूट से आपको लगते हैं, बाहर से आप ट्रेडिंग करते हो, आप इतना बायोडाइवर्सिटी का नुकसान कर रहे हो इनडायरेक्टली, आप अपनी सिर्फ क्यूटनेस दिखाने के चक्कर में। तो आपको अभी चलिए मौका दिया जा रहा है कि आप लोग आइए, खुल के बताइए कि आपके पास ये फला फला जो है एग्जॉटिक पेट्स हैं, और जो है आपका जो है प्रोसिक्यूशन नहीं किया जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था कि आपको इम्यूनिटी, यानी कि आपको क्या है, इम्यूनिटी दी जाती है कि आपको मतलब लॉ तोड़ने पे भी आपको जो है कोई बात नहीं, बचाव है आपका, इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूशन नहीं होगा। जून से दिसंबर के बीच में लीगल वाइल्ड लाइफ स्पेशी अगर आप रखते हो, एक्वायर कर रखा है या फिर है आपके पास। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको अपहेल्ड कर दिया, इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस डिसीजन को। इसमें है क्या, वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम है, MOEF जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है वो इसको वो कर रही है, एडवाइस पे ये बनाया गया है। और इसमें यही है कि जो भी ओनर हैं, जो मैंने पहले बताया, जिन्होंने रख रखा है डिक्लेयर कर सकते हैं, और जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं भी है कोई बात नहीं। बस गवर्नमेंट का एम यहाँ पे क्या है कि जूनोटिक डिजीजेस जो होते हैं, मतलब जानवरों से जो फैले हुए डिजीज हैं वो ना फैलें, और किसके, और डेवलप करें एक लिस्ट ऑफ एग्जॉटिक स्पेशीज जो कि हमारे यहाँ है, मतलब इन सबसे डिक्लेरेशन के बाद, ताकि बेटर कंप्लायंस हो सके हमारा साइट्स। या ये क्या करता है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड, यानी कि लुप्त प्राय, जो लुप्त हो सकते हैं, इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ, फ्लोरा, फौना एंड फ्लोरा। फ्लोरा मतलब प्लांट से रिलेटेड हो गया, फौना मतलब वाइल्ड लाइफ एनिमल से रिलेटेड हो गया, और उनके इंपोर्ट पर। ठीक, सिंपल बात यह है, कोई प्लांट है जो लुप्त प्राय है, एंडेंजर्ड है, या फिर कोई एनिमल है, उसका इंपोर्ट मत करो, ट्रेड मत करो। और इसके लिए इन्होंने अपेंडिक्स 1, 2 और 3 बनाए। अपेंडिक्स 1 में सबसे ज्यादा जो है मोस्ट प्रोटेक्टेड है, आप इसमें जो है इंपोर्ट नहीं कर सकते हो, कुछ कंडीशन में ही कर सकते हो, कमर्शियल यूज ना हो तो। ये आगे दे रखा है, मैं आपको बस अभी समझा दे रहा हूं। ठीक है, उसके बाद दूसरे वाले में आपको क्या है कि आप एक्सपोर्ट की जरूरत है, इंपोर्ट का लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं। यहाँ पे अपेंडिक्स 1 में क्या है कि इंपोर्ट का भी लाइसेंस लेना है आपको। कंट्री ए जो है
अगर यहाँ पे इंपोर्ट है तो यहाँ पे भी लाइसेंस लेना है आपको, और जो बी जो कंट्री एक्सपोर्ट कर रही है वहां से आपको एक्सपोर्ट का लाइसेंस लेना है। ए जो है इंपोर्ट का लाइसेंस लेगी। सेकंड वाले में क्या है कि आप एक्सपोर्ट का एक बार आपको लाइसेंस मिल गया तो इंपोर्ट का लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो अपेंडिक्स 2 में जो जानवर हैं वो या फिर प्लांट्स हैं वो कौन से हैं, जो अभी विलुप्त के कगार पे तो नहीं है, एक्सटिंक्शन कगार पे तो नहीं है, लेकिन अगर उनका ट्रेड नहीं रोका गया तो वो आगे विलुप्त की कगार पे आ जाएंगे। और वन में कौन से हैं जो विलुप्त के कगार पे हैं, एक्सटिंक्शन के करीब हैं, तो यहाँ पे ट्रेड रोक लो तो विलुप्त के कगार पे नहीं आएंगे, ये बात है। तीसरे वाले अपेंडिक्स में क्या होता है कि कोई भी जो मेंबर कंट्रीज हैं कई सारी इसकी साइड्स इस कन्वेंशन की, वो क्या करेंगे, अगर उनमें से कोई अगर ये कहता है, इंडिया जाकर कहता है कि ये फला फला जो जानवर है इसका हम चाहते हैं कि, या फिर प्लांट है इसका चाहते हैं कि इसका ट्रेड ना हो, तो यहाँ पे उसको ऐड कर लिया जाएगा। ठीक, तो और इसको जो है नाम हटा सकते हो आप, थर्ड वाला कोई एक कंट्री कोई एक मेंबर भी कर सकता है, लेकिन 1 और 2 में ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है साइड्स की वही डिसीजन लेती है, यही सबसे बड़ी डिसीजन मेकर है। ये जेनेवा में स्थित है। आपका जेनेवा कहां पर है? स्विट्जरलैंड में। ठीक, सारी जानकारी आपको बिल्कुल कम टाइम में सब कुछ एक साथ बता देने हैं। यही सबसे बड़ी कला, आपका टाइम बचाना है का सबसे बड़ी यहीं पे ये कोशिश है, कम टाइम में ज्यादा बात, ज्यादा आपके नंबर आ सकें इसके जरिए। अच्छा, टाइप ऑफ एक्सोटिक वाइल्ड लाइफ कवर्ड, जो वही मैंने 3 आपको बता दिए एडवाइजर। और इसमें वो वाली जो साइट्स में जो अपेंडिक्स 1, 2, 3 में जो है वो स्पेशीज वो वाली नहीं है, जो शेड्यूल्स आपके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का जो शेड्यूल है उसमें जो दिए गए वाली स्पेशीज नहीं, उसके अलावा स्पेशीज हैं जिनका बाहर से ट्रेड हो रहा है। ठीक, फॉरेन नेचर के हैं, एलियन नेचर के हैं, हमारे यहाँ नहीं होते हैं, उनके ट्रेड के इसमें जोड़ा गया है इस वाली स्कीम में। अच्छा, इस साइट्स वैसे तो लीगली बाइंडिंग है, ठीक, लेकिन इसके लिए कोई एक पर्टिकुलर नेशनल लॉ बनाना की जरूरत नहीं है। मतलब आप कन्वेंशन को लागू करना चाहते हो तो आपको कोई नेशनल लॉ बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट किसी इंटरनेशनल कन्वेंशन को लागू करने के लिए बताइए किस आर्टिकल के अंतर्गत जो है वो डायरेक्टली जो है डिसीजन ले सकता है? वो क्या 252 है कि 253 है या फिर कुछ और है? ठीक, अब तो इतना हिंट दे दिया, कम से कम इसी पे कमेंट करिए, करना पड़ेगा कमेंट, प्लीज करिए ताकि आप ही लोग का भला हो। अब ये साइट्स के बारे में यहाँ बताया गया, इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, प्लांट और इसमें ट्रेड ना हो, बस इसके लिए बात करता है। और प्रोटेक्टेड, अगर ट्रेड नहीं होगा तो एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। ठीक, इसके बाद इस डिस्क्लोजर से रिलेटेड जो है बात समझ लेते हैं। एक पोर्टल है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का, परिवेश पोर्टल, ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, इस पे जाके डिस्क्लोजर कर सकते हैं इन सब चीजों पे। और 1 जनवरी 2020 से जिनके पास है वो कर सकते हैं, जाके अपना स्टॉक बता दें उनके पास क्या क्या है। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, ये जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत ही ये जो है पोस्ट बनाई गई, तो स्टैट्यूटरी पोस्ट है, ये सांविधिक पोस्ट है। ठीक, आपकी संवैधानिक नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ध्यान रखिएगा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के 1972 के अंतर्गत ये आता है। और फिजिकल वेरिफिकेशन ये CWLW ही करेंगे, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। और इसमें बताएंगे, ऑनलाइन सर्टिफिकेट दे देंगे 6 महीने के अंतर्गत, जब से वॉलंटरी डिस्क्लोजर किया है 180 दिन के अंतर्गत, 182 दिन के अंतर्गत इनको देना होगा ये ऑनलाइन सर्टिफिकेट। और जब पंजीकरण हो जाएगा, वेरिफिकेशन हो जाएगा, सत्यापन हो जाएगा, तो उसके बाद जो है आप डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक, ये सारी चीजें। अच्छा, यहाँ पे एक चीज समझ लेना, इलीगल ट्रेड ऑन फॉरेन कैटल, ये बहुत ज्यादा इंडिया में, इसलिए ये चीज लाई जा रही है। और यहाँ पे डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ये क्या करता है? एंटी ट्रैफिकिंग, एंटी स्मगलिंग और ट्रैफिकिंग का मतलब ये है। और किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, आप लोग को जो है कमेंट करके बताना है। ये इंस्टीट्यूशन, मिनिस्ट्री, इन सब के बारे में क्यों पूछ रहा हूं? क्योंकि ऐसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है और उसको पूछने का कारण भी है। क्यों? क्योंकि आप लोग प्रशासनिक, आप लोग एडमिनिस्ट्रेटिव की जॉब करने वाले हो, तो आप लोग को इंस्टीट्यूशन पता होना चाहिए, मिनिस्ट्री पता होनी चाहिए, तभी तो वहीं पे तो आपको काम करना है ना, इसलिए पूछेगा, इसलिए आपको अभी ध्यान रखना चाहिए। और क्योंकि क्वेश्चन पीछे देखे भी गए ऐसे आते हैं, तो आप लोग बिल्कुल ऐसे ही तैयारी करिए जो क्वेश्चन, जो एग्जाम की डिमांड है। ठीक, एंटी ट्रैफिकिंग और ये सब एक्सोटिक बर्ड और स्मगलिंग, इन सबको रोकने की काम करता है।
अब यहाँ पे कह रहा है कि ज्यादातर जो एग्जॉटिक वाइल्ड लाइफ है वो इंपोर्ट होती है लीगल चैनल के थ्रू, और फिर यहाँ पे आके फिर डोमेस्टिक में हम लोग जो है कई सारे जो हमारे डिमांड जो लोग हैं वो डिमांड करते हैं, अरे कितना क्यूट एनिमल है, इसको तो मेरे पास होना चाहिए, मैं इसको अपने पर्स में रखूंगा, ठीक है, या फिर रखूंगी, इस तरीके से चीजें हैं। तो अब लेकिन मैं जैसे देख रहा था तो मुझे एक चीज लगी कि भाई डॉग्स भी तो बहुत सारी ब्रीड्स के हैं, लेकिन डॉग्स विलुप्त नहीं, मतलब लुप्त प्राय नहीं है, इसलिए उनको नहीं लिया रहा। यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको किसी के दिमाग में भी आ सकता है कि यार डॉग्स तो कई सारे वैरायटी के हैं, जैसे कि डैश हाउंड होता है छोटा सा, ठीक, एक होता है चिहुआवा होता है, ठीक, शिट्जू होते हैं, कई सारे डॉग्स की वैरायटियां हैं, सुंदर सुंदर क्यूट क्यूट टाइप की। तो उनके ऊपर तो नहीं ऐसा कोई जो है वो किया जा रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड पे रोक नहीं लगाई जा रही है, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं जो इंडेंजर्ड है, लुप्त प्राय है, ठीक, विलुप्त हो जाएंगे अगर उनके ट्रेड पे नहीं किया गया, जो ऑलरेडी या फिर तो बहुत ही ज्यादा एक्सटिंक्शन के करीब है। तो कुछ एक नाम है, इनको जरा आप लोग जाके एक बार देख लीजिएगा। हुलॉक गिबन कहाँ पे है, पाए जाते हैं, इंडिया में कहाँ जाते हैं। एल्बिनो मंकी है, मतलब मेलनिन इनके अंदर नहीं बनता है, ये एक तरीके का नेचुरल स्किन पिगमेंट होता है, ठीक, इंसानों में भी देखा गया है। और क्रोकोडाइल, पिग्मी फैल्कन, कुकोबराज, और जो है स्कारलेट मकाओ। मकाओ क्या होता है, ये तोते ऐसा होता है, नीला पीला हरा हरा। और मेडागास्कर के कई सारे एग्जॉटिक जो हैं उस वो भी होते हैं, ठीक। अगले नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट एंड इंडिया। ये जो CEEW, ठीक, इसने एक रिपोर्ट निकाली है और बोला है कि इंडिया में जो कई सारे डिस्ट्रिक्ट हैं वो प्रोन हैं किसके, इन्वायरमेंट और एनर्जी से रिलेटेड जो है कई सारे डिस्ट्रिक्ट जहां पर 63 करोड़ 64 करोड़ लोग रहते हैं, वो एक्सट्रीम क्लाइमेट के इवेंट से मतलब उनको खतरा हो सकता है, जैसे कि साइक्लोन, फ्लड्स, ड्रॉट्स, हीट और कोल्ड वेव्स, ठीक। इसमें कई सारा डेटा दे रखा है, एक सिंपल पढ़ लेते हैं। प्रिपेयरिंग इंडिया फॉर फॉर एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स, ठीक, क्लाइमेट कैसा कितना खतरनाक हो सकता है, क्या चीजें हो सकती हैं, उनको पहले से आप जब जानोगे, जागरूकता होगी, तभी तो उससे बचाव करोगे ना। इंडिविजुअल एक्शंस कैन ऑल्सो लीड टू ए वेरी बिग चेंज। तो ये भी आप लोगों को खुद भी समझना चाहिए कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में आप जो भी कर सकते हो क्लाइमेट की सुरक्षा, कुछ क्लाइमेट के संवर्धन और सुरक्षा करने के लिए आप लोगों को करना चाहिए। फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सट्रीम वेदर इवेंट का मैपिंग की गई, एक तरीके से कह सकते हैं वनरेबिलिटी मैपिंग हुई है इंडिया की, किस डिस्ट्रिक्ट में किस तरीके का एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट से, इन्वायरमेंट इवेंट से क्या हो सकता है गड़बड़, ठीक। ये यहाँ पे CEEV नहीं W होगा, ठीक, CEW स्टडी ने पाया है कि फ्रीक्वेंसी फ्लड की बढ़ गई है 50 सालों में, आठ से ज्यादा, मतलब 8 टाइम्स बढ़ गई है। फ्लड रिलेटेड इवेंट्स कौन से होते हैं, लैंडस्लाइड, हेल, थंडरस्टॉर्म, हेवी क्लाउड, बादल फट जाना, जैसा कि 2013 में उत्तराखंड में देखा गया था। वही सब है कि यहाँ पे जो है आवृत्ति, तीव्रता और अप्रत्याशितता, यानी कि फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, अनप्रेडिक्टेबिलिटी बढ़ गई है, इंक्रीजिंग हो रही है। और 250 एक्सट्रीम इवेंट हुए थे 35 साल में, 1970-2005 के बीच में, लेकिन ये देखा गया 2005 से 2020 के बीच में सिर्फ 15 सालों में 310, यहाँ 35 सालों में 250 और यहाँ 15 सालों में 310। तो मतलब क्लाइमेट चेंज, फ्रीक्वेंसी और ये सब चीजें हो रही हैं, इसको नकारा नहीं आ सकता है, ठीक। इसी तरीके से वर्ल्ड में भी यहाँ पे देखा गया है कि भाई 12,000 एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स हुए हैं, और अभी जो है इससे काफी लॉस भी हुआ है। US डॉलर 3.54 बिलियन, ठीक। $1 बिलियन में कितने करोड़ होते हैं अगर पूछा है तो देखिए, $1 बिलियन मतलब 1000, ठीक, 1000 करोड़। तो आपको अगर इससे 75 से इसको वो कर दो, ठीक, तो आपका जो है 100 करोड़ हुआ, तो 75 से आपने इसको कर दिया तो आपका जो है 7500 करोड़ जो है आपका हो जाएगा, ठीक। ऐसी कैलकुलेशन है सिंपल सी। इसके बाद जो है परचेजिंग पावर पैरिटी, ये क्या चीज होती है, कमेंट करके बताएंगे क्या। सिंपल अगर मैं बताऊं तो एक बर्गर जो है इंडिया में कितने का मिलता है, US में कितना बनता है, इसके हिसाब से एक्सचेंज रेट को निकालते हुए हम लोग PPP के टर्म्स में करते हैं। इंडिया जो है PP, अगर ये स्टेटमेंट पूछ ले UPSC, आप लोग अच्छा जवाब दीजिए इसका, कि PPP के टर्म्स में इंडिया की जो GDP है वो कम है, ठीक, पूरे वर्ल्ड में। तो क्या ये सही स्टेटमेंट है कि गलत स्टेटमेंट है, बताइए। अगर सही है तो सही क्यों है, गलत है तो गलत क्यों है, रीजन के साथ में बताना है, ठीक, ताकि आप लोग तुक्का ना मारे। उसके बाद क्या है कि साइक्लोन ऐसा बढ़ गया ईस्ट कोस्ट,
जो हमारा है उस पर 258 डिस्ट्रिक्ट में साइक्लोन के बहुत ज़्यादा आए हैं, शार्प इंक्रीज हुआ है, फ्लड आए, यही सब मतलब फैक्ट वैक्ट दे रखे हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे कुछ डिस्ट्रिक्ट के नाम है, उनकी लोकेशन आप लोग जरूर देख लीजिएगा। महाराष्ट्र में अहमदनगर, औरंगाबाद, आपका आंध्र प्रदेश चित्तूर, अनंतपुर, बगलकोट, बीजापुर, चिक्कलबलापुर, गुलबर्गा, हसान, ये सब कर्नाटका में है। और 2005 में जो है नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो ड्रॉट सूखे से प्रभावित थे वो 6 थे। अब ये 2005 के बाद से ये 79 हो चुके हैं, सॉरी 79। और इंडिया जो है 5th मोस्ट सेंसिटिव कंट्री है पूरे वर्ल्ड में एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट से, संवेदनशील देश है, 5th मोस्ट। बहुत बड़ी मतलब आप मतलब एक कह सकते हो कि डिजास्टर वेट कर रहा है इंडिया के लिए, अगर हम लोग की जल्दी ही हम लोग ने इसके रिगार्डिंग काम नहीं किया। इसलिए देखिए GS3 में जो हमारा है क्या डिजास्टर मैनेजमेंट, उसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, रिहेबिलिटेशन, ठीक है, प्रिपरेशन, ठीक है, प्री साइक्लोन, ड्यूरिंग साइक्लोन, ड्यूरिंग डिजास्टर जब हो रहा है, आफ्टर द अकरेंस, फिर उसके लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म क्या करना है, इन सबको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मेंस में जरूर से क्वेश्चन आएगा। माइक्रो क्लाइमेटिक जोन शिफ्टिंग हो रही है। क्लाइमेटिक जोन शिफ्टिंग, माइक्रो क्लाइमेट क्या है, मान लीजिए एक बड़ी जगह है तो ये माइक्रो क्लाइमेट है, यहाँ का जो टेम्परेचर, यहाँ का जो वेदर है, वो क्लाइमेट है, वो अलग होगा पूरे इधर इनसे, ठीक। तो ये माइक्रो क्लाइमेट हो गया इस तरीके से, वही चीज सिंपल बताई गई है। और इसमें कह रहे हैं कि अगर बहुत ज्यादा चेंजेस, बहुत ज्यादा डिसरप्शन हो सकता है, अगर चेंज आएगा, मान लीजिए 2 डिग्री का इंक्रीज हुआ, तो ये वाली रिपोर्ट हालांकि ये कह रही है कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव उत्पादकता है वो 15 से 20% घट जाएगी। अच्छा, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में क्या फर्क होता है, आप कोई बता सकता है क्या? ठीक, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में क्या फर्क होता है बताइए यहाँ पर। अच्छा, सम ऑफ द रीजन बिहाइंड द चेंज, क्यों चेंज हो रहा है, वही है लैंड यूज पैटर्न चेंज हो रहा है। पहले फॉरेस्ट था, फिर उसको एग्रीकल्चर बना दिया, एग्रीकल्चर को अब जमीनें फिर उसको बदल के जो है अपने रेसिडेंशियल एरिया बना दिया, उस पर बिल्डिंग बना दी बड़ी बड़ी, तो उस पर उसकी वजह से लैंड यूज चेंज हुआ ना, पहले फॉरेस्ट, फिर एग्रीकल्चर, फिर बिल्डिंग, फिर उसके बाद पता नहीं क्या बनेगा। ठीक, कंक्रीट का जंगल हो गया, पहले ये नेचुरल फॉरेस्ट था, फिर अब कंक्रीट का फॉरेस्ट हो गया। ठीक, डिसअपेरेंस हो रही है आर्द्र भूमियों की, वेटलैंड्स की डिसअपेरेंस हो रहा है, नेचुरल इकोसिस्टम का पे एंक्रोचमेंट हो रहा है, वार्मिंग ऑफ अर्बन हीट आइलैंड, ये 2013 में यूपीएससी ने मेंस में क्वेश्चन पूछा भी था। ठीक, इसके बाद हमारा जो फेवरेट सेक्शन है वहां पे हम लोग आज पहुंच गए हैं। क्वेश्चन पहला ये है कि प्री क्वालिफिकेशन जो WHO प्रोवाइड करता है उससे संबंधित जो स्टेटमेंट दिए गए कौन कौन से सही हैं। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि ये फैसिलिटेट करता है एक्सेस टू मेडिसिन, मतलब किसी इसके तहत HIV, एड्स, मलेरिया और तपेदिक यानी कि आपका ट्यूबरक्लोसिस के एकीकृत मानकों को पूरा करने वाली दवाओं तक पहुंचने को सुगम बनाता है। ठीक, इंडिकेटेड स्टैंडर्ड क्वालिटी, सेफ्टी, एफिकेसी का अगर सही है तो आपको ये मेडिसिन मिल जाएगी। और किसके लिए एफिकेसी सही है? HIV, मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, आप लोग बताइए। ठीक, कई लोगों ने बोला था कि सर डायरेक्टली आप आंसर पहले ना बताया करिए, पहले हम लोग भी उसको साथ ही साथ वो करेंगे। ठीक, दूसरा क्या है कि प्री क्वालिफिकेशन प्रोजेक्ट जो है WHO में कब से स्टार्ट हुआ? 2005 से। क्या स्टेटमेंट सही है? उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट ये है कि सिंगल डोज इंजेक्शन जो टाइफाइड की है कंजुगेट वैक्सीन ऑफ बायोलॉजिकल ई की, ठीक, इसको प्री क्वालिफिकेशन मिल गया है WHO द्वारा। तो क्या स्टेटमेंट सही है? देखिए इसमें तीनों में सेकंड वाला स्टेटमेंट छोटा सा फैक्ट एक गलत है, 2001 से चालू है, बाकी दोनों स्टेटमेंट सही है। प्री क्वालिफिकेशन प्रोसेस के बारे में बताया गया, 2001 से चालू है, WHO के अंतर्गत आता है। ठीक, किसको मिला है वो भी ध्यान रखिएगा। अगला जो है यहाँ पे महाशरद से रिलेटेड जो स्टेटमेंट है कौन से ट्रू हैं ये बताना है। ये लॉन्च किया गया डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस गवर्नमेंट ऑफ आसाम के द्वारा। क्या स्टेटमेंट सही है कि गलत है? दूसरा स्टेटमेंट है इट इज डिजिटल प्लेटफॉर्म जो कि प्रोवाइड करेगा एसेंशियल डिवाइसेस फॉर पीपल विद डिसेबिलिटी। मान लीजिए किसी को चलने में दिक्कत है तो उसको कोई डिवाइस दिया जाएगा, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बताया जाएगा, उसने पंजीकरण किया, वहां जाके फिर उसको कुछ बढ़िया जो है उसको हेल्प के लिए मिल जाएगी कुछ चीजें। ठीक, किसी को हेयरिंग इम्प्लांट मिल सकता है, ठीक है ना। उसी तरीके से ये कि ये एक्सपेंड करता है, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म जो है, देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पे महाराष्ट्र नाम दे ही दिया गया है, तो अब यहां से कंफ्यूजन भी हो सकता है कि भाई यहाँ पे सही है पहले स्टेटमेंट की ये थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है। ठीक, अब लेकिन क्योंकि महा है और महाराष्ट्र हो रहा है
तो इससे समझ में आ रहा है कि पहला वाला स्टेटमेंट सही है और दूसरा और तीसरा सही है। पहला वाला स्टेटमेंट गलत है और दूसरा तीसरा स्टेटमेंट सही है। ठीक, तो ये आपका लॉन्च किया जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। सिंपल इसका काम क्या है कि जो लोग दिव्यांग हैं उनको डिवाइसेस दी जाए ताकि वो लोग अपना जीवन यापन आसानी से कर सके। डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये, जिस पे जाके आप लोग पंजीकरण कराएंगे तो और सत्यापन के बाद आपको मिल जाएगा। ठीक, रामानुजम अवार्ड फॉर यंग मैथमेटिशियन से रिलेटेड जो है तो कुछ यहाँ स्टेटमेंट दिए गए, आप लोग बताना कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो रामानुजम प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन 2020 वाला अवार्ड किया गया डॉक्टर कैरोलिना अरूजो को दिया गया, जो कि रियो दो जेनेरियो ब्राजील के इंस्टीट्यूट फॉर प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स की हैं। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है, बताइए आप लोगों को। ये पहला स्टेटमेंट यहाँ पे हो गया। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि रामानुजम अवार्ड जो है हर साल दिया जाता है डेवलपिंग कंट्री यानी कि विकासशील देशों में दिया जाता है। अच्छा चलो, आप विकासशील आपने कंट्री सुना तो क्या आपके दिमाग में ये आया कि नहीं आया कि अच्छा विकासशील देश, डेवलपिंग और डेवलप्ड यानी कि विकसित देशों में कैसे हम फर्क कैसे करते हैं? क्या उसका कोई जीडीपी का मानक है, स्टैंडर्ड है, या फिर पर कैपिटा का मानक है? क्या है जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि भाई फला फला जो कंट्री है, यूएसए जो है विकसित है और इंडिया जो है विकासशील है? ये क्यों, ये मतलब ये कैसे डिफरेंस हो रहा है? तो क्या ये आपके दिमाग में आता है कि नहीं आता है? मतलब इस तरीके से आप सोचते हो कि नहीं सोचते हो? जिसको कहते हैं ना कि इंक्विजिटिव माइंड होना चाहिए, मतलब आपको जिज्ञासु होना चाहिए, ज्ञान पिपासु होना चाहिए। मतलब ये वर्ड्स हैं लिटरली हिंदी के जो मैं ले रहा हूं, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। ठीक, इसके बाद थर्ड स्टेटमेंट क्या है कि इट वाज ओरिजिनली स्टार्टेड बाय द इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स एट आईसीटीपी नील्स हेनरिक एबेल मेमोरियल फंड एंड द इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन के द्वारा। क्या स्टेटमेंट बताइए, कौन कौन से इसमें तीनों स्टेटमेंट सही हैं कि कोई एक स्टेटमेंट गलत? देखिए तीनों ही स्टेटमेंट सही है, डी इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आज भी हम लोग करंट अफेयर का अपना जो है सेशन खत्म कर लिया है। आप लोगों को कमेंट जरूर करना चाहिए आंसर्स, और अगर कमेंट नहीं कर सकते तो अगर पसंद आता तो लाइक जरूर करिए। आपका क्या जाता है, आप लोग को कोई भी इसमें नुकसान नहीं, फ्री का लाइक है, कमेंट भी फ्री का अभी आपको लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, प्राइसलेस हो सकता है आपके सिलेक्शन के लिए। आपकी जो सीढ़ी है वो धीरे धीरे आप चढ़ते चले जाओगे। धीरे धीरे मेरे साथ इंटरेक्ट करते रहो, सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो। ठीक, अगर पेड ग्रुप फिर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो 8564880530 या फिर 9696066089 पे कॉल करके आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। 15 दिसंबर से यूपीएससी का और 22 दिसंबर से ईपीएफओ का आपका पेड ग्रुप नया चालू होने वाला है। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।